हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, एक अच्छी तैयारी तब अच्छी हो पाती है जब हमें ये पता हो कि हमें किस दिशा में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जानना। ऐसे में किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है इनका, तो सिलेबस के ऊपर चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। लेकिन विषय के अनुसार अगर हम देखें तो हमारी जो चर्चा रहेगी वो आपके साथ में वो इसकी कैसी रहेगी कि हम आर्ट एंड कल्चर को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कला एवं संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कला एवं संस्कृति में इसमें क्या सिलेबस रहेगा, आइए इसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। कंप्लीट डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यार देखो, इसको ना लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या ये इतिहास का हिस्सा है या नहीं है, क्या हमें इसे इतिहास के साथ पढ़ना चाहिए, या कि क्या ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है, करंट अफेयर्स से क्या है ये, या फिर क्या हम इसे स्टैटिक माने कि यार ये रटने की चीज है। क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लाइव फाउंडेशन बैच है ये, और इस लाइव फाउंडेशन बैच की जो तारीख है वो 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल से इस पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम को 6 बजे। अब देखिए, ये जो बैच है ये टारगेट करता है यूपीएससी सीएससी के ही एग्जामिनेशन को, बट ऑब्वियस आईएएस की हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। और जो इसमें सिलेबस बताया गया है, इसमें जो सिलेबस कवर किया जाएगा वो सिलेबस इस परीक्षा की तैयारी के अनुरूप ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पढ़ने के फायदे क्या हो सकते हैं। फायदा ये हो सकता है कि आपको देखिए लाइव क्लास तो इसमें डेली मिलेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस लाइव क्लास की आप रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देख सकते हैं, ये आपको फ्री में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लाइव क्लासेस में हमें क्या करनी, प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। पर आपने कितना पढ़ा, कितना समझ में आया, आपको इसके लिए टेस्ट होता रहेगा। तो टेस्ट वैसे वीक्स में भी होते हैं, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो मंथली होगा। जो मंथली टेस्ट है उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक ले आते हैं, तो आपको 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और जितनी बार आप, मंथली टेस्ट है, हर बार मतलब मान के चलते हैं कि जैसे साल भर में 2 बार आप टॉप रैंकर हो गए तो आपको 22,000 रुपए हो जाएंगे, 11,000 के। अब अगर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक नहीं आ पा रही है, तो हम लोग इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करके रखेंगे, आपको एक अच्छा परफॉर्मर माना जाएगा। और ऐसे में आपको जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा तो हम प्रीलिम्स में आपको एक सुविधा प्रदान करेंगे जो कि निःशुल्क सुविधा होगी। और ये निःशुल्क सुविधा किस प्रकार से होगी कि हम आपको फ्री में प्रीलिम्स के रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए, पीआरपी के लिए आपको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो प्रीलिम्स से पहले 2-3 महीने पहले आपको हम इंस्टीट्यूट बुला करके अपने सामने बढ़िया से तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आपके अंदर जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई हो वो दूर की जा सके। तो प्रीलिम्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो कि पहले मेंस के लिए ही रहता था, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए भी हम लोगों ने कर दिया है। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फी जो है वो वापस कर दी जाएगी, फी रिफंड रहेगी। और इन सब के लिए आपको फाउंडेशन बैच का जो डायमंड जो बैच है वो ज्वाइन करना है। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि भाई सिलेबस में हमको क्या क्या डिस्कशन करना है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध इसमें रहेंगी। तो मैं सिलेबस आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या सिलेबस रहेगा। देखिए, इतिहास जो है, उसी इतिहास में ही आप समझिए कि कला एवं संस्कृति जो है वो क्या रहती है, कला एवं संस्कृति जो है उसी में एड ऑन रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप प्राचीन इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आप इसका नगरीय नियोजन पढ़ रहे होंगे, नगरीय नियोजन। ठीक है, अब नगर नियोजन प्रणाली आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें ईंटों के मकान मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर है सड़क का, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स हैं, है ना। तो ये सब क्या है, पूरे नगर की अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नगरों की खासियत है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ये सब चीज़ें नगरीय नियोजन के अंतर्गत आ जाएंगी। और नगरीय नियोजन के अंतर आ गई तो ये शहर का जो स्थापत्य है उस शहर के स्थापत्य को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो एक तरीके से ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ रहे हैं। जैसे दूसरी तरीके से अगर हम देखें, आप जो है बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म,
तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जब रिलीजन्स जो हैं ये क्या है, धर्म क्या है, धर्म जो है वो आपका आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो देखिए हमको जब पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस हो, वहाँ हमको ये तो बाइफरकेट नहीं करना है या एग्जामिनर को नहीं बताना है कि यार ये तो आईएएस में ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का है, ये हिस्ट्री का है, ये बताना तो है नहीं। लेकिन फिर भी एक समझ विकसित आपके अंदर हो, जिससे कि आप उसमें उसकी तैयारी के लिए एक अच्छा, बेहतर, अनुकूलित जो अनुकूलन है वो अपने दिमाग में आप महसूस कर सकें। तो जस्ट इसके लिए तो चलिए एक एक करके हम सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर जुड़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जान के रखिए कि आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा, वो होगा भारतीय वास्तुकला का। किसका होगा बेटा? भारतीय वास्तुकला। अब भारतीय वास्तुकला जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको विभिन्न मतलब इसमें आयाम जो है वो कवर हो रहे होंगे, कई तरीके से इसमें चीजें कवर हो रही हैं, इसके अलग अलग चरण कवर हो रहे होंगे। जैसे इसमें आप जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत जो है उन सब को इसमें कवर कर रहे होंगे भारतीय वास्तुकला में। अगर आप देखोगे प्राचीन काल की वास्तुकला कैसी थी, आधुनिक काल की वास्तुकला कैसी है, मध्यकालीन भारत की वास्तुकला जो है वो किस प्रकार की थी, उन सब चीजों को आप पढ़ रहे हो। और वास्तुकला के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार भी आप वास्तुकला के पढ़ रहे होगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने टेम्पर आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें खास तौर से मंदिर वास्तुकला आप अच्छी तरीके से पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, मंदिर वास्तुकला, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आजकल। ठीक है, इसको लेकर के यहाँ से कई प्रकार के आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यही मध्यकालीन भारत में चले जाएंगे तो आपको भवन से संबंधित जो है वो चीजें यहाँ पर आपकी पूछी जानी शुरू कर दी जाएंगी। तो एक तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा जो है बेटे हम लोग पढ़ सकते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला, ठीक है, एक टॉपिक आपको इसके अंतर्गत कवर ही करना होगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला में भी प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन भारत तक ज्यादा इस्तेमाल होगा। मध्यकालीन भारत में थोड़ा कम इस्तेमाल होगा, प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है, और कुछ कभी कभी इसमें करंट अफेयर्स के मुद्दे भी जुड़ते हैं मूर्तिकला में। अगर देखा जाए तो स्कल्पचर जो है, उस स्कल्पचर के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें खास तौर से जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकाल से पहले का, जिसको हम लोग पूर्व मध्यकाल का हिस्सा बोलते हैं, वहां तक आपको प्राचीन इतिहास में मूर्तिकला के बारे में कई जगहों पे जानकारी मिलेगी, इंक्लूडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां पे भी मूर्तिकला बहुत है। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप यहाँ भी पढ़ोगे, वास्तुकला में भी, और मूर्तिकला में भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर हमारा आगे एक तरीके से प्रदर्शन कला के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। प्रदर्शन कला, या फिर हम इसको बोल सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत जो है वो कई प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, कई अलग अलग तरीके के टॉपिक्स जो है इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संगीत। ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ रहे होगे, संगीत। तो संगीत कला भी कई तरीके से, जैसे आप इसके भी हिस्से में देखेंगे तो आपको शास्त्रीय संगीत पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लोक संगीत पढ़ने को मिलेगा, लोकगीत जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, लोकगीत, और कुछ जो है वो पश्चिम की जो कलाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई देती हैं। तो इसको हम लोग सेक्शन में डिवाइड करके काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा जो परफॉर्मिंग आर्ट हो सकता है आपके लिए, वो नृत्य हो सकता है। नृत्य में भी इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी चीजें, जैसे शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे शास्त्रीय नृत्य जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो है लोक नृत्य आपको पढ़ने को मिलेंगे, लोक नृत्य भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, खास तौर से यहीं से। अब ये इसमें देखिए, जैसे लोकगीत है, जैसे शास्त्रीय गीत है, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो दो तरीके से पढ़ते हैं। इनको जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो दो तरीके से पढ़ रहे होंगे। एक तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ रहे होगे कि इसमें चीजें याद करनी। जैसे मैं आपको पूछूं कि कथकली है कहाँ का परफॉर्मेंस, या कथकली के किसी एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछ लिया, तो वो एक स्टैटिक पॉइंट हो गया। अब इसको करंट के साथ भी जोड़ करके पढ़ा जा सकता है। करंट के साथ जोड़ करके क्यों पढ़ा जा सकता है, जैसे हो सकता है कि यूनेस्को की विरासत में इसको किसी तरह शामिल किया गया हो, या किसी प्रसिद्ध कलाकार को कोई अवार्ड दिया गया हो इस समय, तो उससे भी करंट का टॉपिक यहाँ पर जुड़ता है और जुड़ करके यहाँ पर बन रहा होता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके की चीजें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो है आगे चित्रकला पढ़ना है। आगे जो है आपको क्या पढ़ना है,
चित्रकला पढ़ना होता है, चित्रकला। ठीक है, अब चित्रकला जो है ये भी प्राचीन भारत से लेकर के, प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक, ये एक ऐसा मतलब विधा है कि आप देखेंगे प्राचीन से लेकर के आपको आधुनिक समय तक हर समय देखने को मिलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट चित्रकला का योगदान कई बार आपको भारत की आज़ादी तक से संबंधित होकर के देखने को मिलता है। एंड अगेन ये स्टैटिक पोर्शन जरूर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इसको भी आप करंट के साथ हो सकता है कुछ जोड़ने को मिले तो आप उसको आधुनिक चित्रकारी तक जोड़ करके देख सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप इसमें रंगमंच जो है वो भी शामिल करेंगे, रंगमंच थिएटर वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी कला, इसी प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी सेक्शन आपका प्रदर्शन कला के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कठपुतली कला है, तो आपको कठपुतली कला भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नृत्य के, जैसे नृत्य में ना कठपुतली वाला भी नृत्य आता है एक तरीके से, तो आप यहाँ पे कठपुतली जो है ये भी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर आप देखोगे या फिर आप जैसे द हिंदू वगैरह देख रहे होगे, सुबह मैं इसका सेशन भी लेता हूँ, तो आप उसमें देखोगे तो कठपुतली वगैरह जो है क्या नाम, मार्शल आर्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो मार्शल आर्ट कह सकते हैं आप, या फिर इसे युद्ध कला कहा जा सकता है, युद्ध कला। तो ये भी इसी के अंतर्गत कवर होने वाला एक विशेष टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम थोड़ा सा इसको दूसरे सेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे अगर हम और आगे बढ़ें तो इसमें आपको धर्म, रिलीजन, ये अगले टॉपिक के तौर पर देखने को मिलेगा। तो हमें रिलीजन के बारे में पढ़ना है, रिलीजन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो धर्म में जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, इन सब प्रकार के धर्मों के बारे में, हिंदू धर्म, ठीक है, हर प्रकार के धर्म के बारे में, ठीक है, आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करनी होगी। और उनसे संबंधित जो दर्शन है, उन दर्शनों की भी जानकारी आपको कलेक्ट करनी होती है। तो हम उसको अलग टॉपिक में भी कवर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय दर्शन। क्या बोलते हैं? भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम इसको कवर भी कर रहे होते हैं, तो आप इसको भारतीय दर्शन के अंतर्गत डाल करके पढ़ भी सकते हो। भारतीय दर्शन में जैसे षड दर्शन है, तो षड दर्शन आप जरूर पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं हैं, किन किन धर्मों के कौन कौन से जो दर्शन है वो इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर जरूर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसी धर्म और दर्शन से जुड़े हुए कई सारे और दूसरे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य, यहां से आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, प्रारंभिक परीक्षा में तकरीबन आता ही आता है, ये आप मान के चलिए। अब इसमें हर प्रकार से उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हर प्रकार के साहित्य जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो साहित्यकार हैं वो थोड़े ज्यादा अच्छे से आपको याद रखने होंगे। इनफैक्ट ये देखो, याद तो थोड़ा सा सब में रखना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे आपको याद रखने हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा आप साहित्य पढ़ोगे तो भाषा पढ़ोगे ही आप। भाषा में क्या पढ़ेंगे? इसमें दो तीन तरीके की चीज, भाषा का विकास है, भाषा का संवैधानिक स्थिति जो है वो है, राजभाषा है, और आजकल इसमें जो है राजभाषा है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे। भारत में जो संविधान में जोड़ी जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाएं भी आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि रिसेंटली कुछ जोड़ी भी गई हैं, तो आप उसमें उसको देख रहे होते हो। इसके अलावा मेले आप देखते हो, कई प्रकार के मेले एवं त्योहार एक साथ हम यहाँ पर रख सकते हैं, एवं त्योहार, मेला, कई सारे इंपॉर्टेंट मेले और त्योहार जो हैं वो आप यहाँ पर एक साथ रख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर लगने वाले शानदार मेले होते हैं, ये स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पर लगने वाले अलग अलग प्रकार के मेले होते हैं, वो किससे संबंधित हैं? अगर रिलीजन से संबंधित हैं किसी, तो रिलीजन को आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आप यहां पर यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना होता है, और इसमें जो दो विधाएं होती हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और मूर्त सांस्कृतिक जो विरासत का हिस्सा है, विरासत, इन सब के बारे में आपको एक डिटेल जानकारी चाहिए होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इसके बारे में जरूर इकट्ठा मतलब पढ़ना है। और अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, तो आप थोड़ा
एरिया भी ज़्यादा कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे हम बात की चीज़ों को पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है वो ज़्यादा आने लगेगा। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर पढ़नी है तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको धीरे धीरे करके इस तरीके की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते रहना है। फुटकर में अगर आप देखें तो कुछ और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे भारतीय सिनेमा के बारे में पढ़ लीजिए, भारतीय सिनेमा है इसके बारे में पढ़ लीजिए, सिक्के हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत कैलेंडर के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब आजकल एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक है जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली ऐड करना है, और वो क्या है, भारतीय हस्तशिल्प। भारतीय हस्तशिल्प ये आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जीआई टैग के बारे में सुना ही होगा। तो जीआई टैग के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अक्सर कोई ना कोई उत्पाद, कहीं ना कहीं का कोई ना कोई उत्पाद जो है वो जीआई टैग में उसको शामिल किया जाता है। तो जीआई टैग क्या है, क्या फायदे हैं उससे, रिसेंटली करंट में जो जुड़े, जैसे आप जिस भी साल पेपर देने जा रहे हैं उससे पूर्व वाले साल में, और उस जैसे 2026 का पेपर सपोज आप देने जा रहे हैं तो 2026 का पेपर मई में होगा, तो मार्च 2026 तक, उसके पीछे एक साल तक का आप याद रखें, जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक का पूरा पढ़ें, और उसमें जहां कहीं भी जीआई टैग के बारे में हो आप उसको थोड़ा सा नोट करके याद कर लें, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक आपको और चीज याद रखनी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहां से क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। अब इसमें जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं तो वो साइंस वाला पोर्शन नहीं अब आपको कवर करना है। अब आपको जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल की विज्ञान एवं उसके बारे में पूछ लिया गया। मध्यकालीन भारत में अगर आपसे पूछ लिया गया कोई जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर है तो उसके पीछे को कुछ साइंस पूछा सकता है, या फिर दूसरे प्रकार के विकास पूछा सकते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि मध्यकालीन भारत के बारे में ही पूछ लिया गया कि भाई मध्यकालीन भारत के कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बताइए कि किस प्रकार से शासन के जो लोग थे या शासक जो वगैरह हुआ करते थे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से योगदान देते थे मध्यकालीन भारत में, या किसी पर्टिकुलर शासक के टाइम की बात पूछ ली गई तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, उस समय के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो वो डिस्कशन हमको यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी छोटे मोटे पॉइंट्स जो है आपको पढ़ने को मिल ही जाते हैं। कॉन्सेप्चुअली ये भी एक चैप्टर है जो आपको पढ़ने को मिलेगा, याद करने को मिलेगा। फिर कुछ मिसलेनियस में चीज़ें आ जाती हैं जो आपको अलग से पढ़नी होती है, मतलब रैंडमली मैं तो कहूँगा कि इसको जो है ना अलग से बैठ करके याद ही कर डालो, क्लास में पढ़ें ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भी हैं इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये, और इनके साइंटिफिक नेम वगैरह, और इनको कब से अडॉप्ट किया गया है इत्यादि जो हैं ये आपको पढ़ने चाहिए। ये आपको सब चीज़ें जो हैं वो कला एवं संस्कृति में पढ़ने होते हैं। तो आई होप कि आपको कला एवं संस्कृति का अच्छे खासे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो आपके पास जो है वो आ गया होगा, आपको विधिवत जो है इसकी जानकारी मिल गई होगी कि हमें किस किस रूप में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब इसके सबसेक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने कुछ सबसेक्शंस बताए हैं। अब उन सबसेक्शंस को लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको इनके सबसेक्शंस ऑलरेडी मिल ही जाएंगे, बहुत जगहों पर मिल जाएंगे। तो जैसे हमारी आप क्लास में अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको इस क्लास में अलग से सारे सेक्शंस जो है वो लिखा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ने को मिला तो उसका सिलेबस जो है आपको अलग से पहले दिन क्लास में लिखा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जो है वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सीक्वेंस में सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे। अब मैं आपको लास्ट में जाते जाते फिर बता देना चाहता हूँ कि भाई बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में, ठीक है। सबसे बढ़िया जो फैसिलिटी मुझे लगती है इंडिविजुअली, जिसकी वजह से स्टूडेंट को इसमें एनरोल बिना डरे कर लेना चाहिए, वो ये है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे पैसे के ऊपर कितना, मतलब हमारे ऊपर मॉनेटरी जो है वो बोझ कितना पड़ रहा है। तो यार इसमें मॉनेटरी बोझ जो है वो शून्य है, शून्य एक तरीके से अगर देखा जाए ये, लेकिन ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसे शून्य करा पाएं। कैसे कि भाई इसमें प्रीलिम्स क्लियर करने पर आपकी फीस पूरी वापस हो जाएगी, प्रीलिम्स क्लियर करने पे फीस वापस होगी, उसके बाद मेंस की तैयारी हम खुद ही कराएंगे आपकी फ्री में, इंटरव्यू की तैयारी हम खुद कराएंगे, और प्रीलिम्स के बाद आपको फीस पूरी वापस मिल गई, जैसे 33,999 फीस है पूरी वापस मिल जाएगी आपको, इसमें बुक्स वगैरह सब इंक्लूडेड होंगी, तो फिर वो सब चीज़ें आपके लिए फ्री हो जाएंगी। तो जब आपके लिए सारी चीज़ें फ्री हो गई
है ना। जब सारी चीज़ें फ्री हो गई तो यार मतलब आपके पास में आप शून्य करा सकने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से पढ़ो कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, और क्वालिफाई करना हो तो ही आके आप इनरोल करो। मैं तो ये सलाह दूंगा, फर्जी में पैसा खराब करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई में मन लगता हो, आपका ये टारगेट हो, आईएएस बनना है आपको, ये सब सोच लीजिए आप पहले से। अगर आप सोच चुके हैं तो इसमें आप इनरोल कीजिए और इनरोल करके अपना भविष्य जो है वो संभालिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से बैच में। आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।